एक्चुअल में मैं बृहत संहिता पढ़ रहा था और बृहत संहिता में बड़ी अजीब सी बात है जो मुझे पता तो 2 साल से है, लेकिन पता तो क्या कौन सा होता है। वॉल्यूम, 1 और 2? बृहत संहिता 1 वॉल्यूम, चलो 289 पेज खोल लो। उसमें लिखा हुआ है मंगल की पराजय का फल, बुध की पराजय का फल, पराजित बृहस्पति का फल लिखा है ना, शुक्र की पराजय का फल ऐसा लिखा है। सर ये पिक्चर डाल देंगे ग्रुप में, है नहीं ये जी वाली? सर। हाँ, ग्रुप में डाल देता हूँ पिक्चर। हाँ जी, है नहीं मेरे पास बुक। सर ये जो फल निर्देश में सावधानी, उसके बाद राइट, मंगल की हाँ जी। पराजय का फल, बुध की पराजय का फल। तो एक टॉपिक है, उसका नाम है प्लेनेटरी वॉर। टॉपिक का नाम क्या है? प्लेनेटरी वॉर्स। प्लेनेटरी वॉर। जो इंडिया का सबसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है एस्ट्रोलॉजी का, रन बाय मिस्टर के एन राव, भारतीय विद्या भवन, वो क्या कहता है उसको बड़े ध्यान से समझो। टॉपिक क्या हमारा आज? प्लेनेटरी वॉर। प्लेनेटरी वॉर्स। तो वो कहता है के एन राव का स्कूल ऑफ नॉलेज, जो बृहत संहिता से ही कह रहा है, कि अगर कोई प्लेनेट सेम राशि में सेम डिग्रीज में हो तो उनमें प्लेनेटरी वॉर होती। क्या कह रहा है वो भाई अनुज? यानी अगर एक ही बोल भाई बोल प्लीज। सर एक ही राशि में दो प्लैनेट अगर एक ही डिग्री पे बैठे हुए हैं तो उसमें झगड़ा हो जाता है। प्लेनेटरी वॉर होती है। अगर सूर्य के साथ बैठे हो तो कंबस्ट होते हैं, और अगर मून के साथ बैठे हो तो समागम होता है। समागम को ब्रैकेट में डालो, उसको बोलते हैं अकल्टेशन होती है। अब दिक्कत क्या है कि हमें जो बताया गया है ये आधा सच है। 3 चीजें पता होनी बहुत जरूरी है। 3 चीजें लिखो, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, डेक्लिनेशन। 3 चीजों का नाम क्या लिखा है हमने? लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड और डेक्लिनेशन। इक्वेटर लैटिट्यूड है। इक्वेटर क्या है? लैटिट्यूड। लैटिट्यूड। मिड पॉइंट ऑफ अर्थ का, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर में अर्थ को डिवाइड कर देता है। एक लैटिट्यूड आता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लैटिट्यूड में हमारा देश हिंदुस्तान है। और एक आता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, जो साउथ में है, सदर्न हेमिस्फीयर में। उसमें जिम्बाब्वे आता है, नाम्बिया आता है, अफ्रीकन कंट्रीज आती है, मेडागास्कर आता है, और ऑस्ट्रेलिया आता है, और साउथ अमेरिका आता है। एक तो आपने बताया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एक दूसरा बताया आपने ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नदर्न हेमिस्फीयर में है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन सदर्न हेमिस्फीयर में। ये मान लेते हैं अर्थ है। ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये हो गया कैप्रिकॉन, और ये हो गया अर्थ का Okay. इक्वेटर। ये हो गया अर्थ का इक्वेटर। इक्वेटर। और ये जो लाइंस है इमेजिनरी, इनको हम क्या बोलते हैं? Latitude. लैटी। और ये हमारा अर्थ स्पेयर में है, हमारा अर्थ स्पेयर में है, तो इसको 3D इमेजिन करके चलना। इसके लिए मैंने ये मंगवाया। और एक लाइन है हमारी, इस तरह से चलती है वो, और ऊपर जाके नॉर्थ पोल में सारी कनेक्ट हो जाती है, और नीचे जाके कहाँ कनेक्ट हो जाती हैं? साउथ पोल। साउथ पोल में। इनको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड्स। जब हमें अर्थ में कोई पोजीशन निकालनी होती है तो हमें 2 चीजों की जरूरत होती है। क्या चीज की जरूरत होती है? वो 2 चीजें कौन सी हैं? लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड। लैटिट्यूड। लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड से हम उस जगह की एग्जैक्ट पोजीशन में पहुंच सकते हैं कि नहीं पहुंच सकते? यस बिल्कुल सर। यस सर। एक थर्ड कॉन्सेप्ट आता है डेक्लिनेशन का। एक थर्ड कॉन्सेप्ट आता है डेक्लिनेशन। डेक्लिनेशन का। आप लोगों में से किसी ने साइंस ली थी? वो कहाँ गए ऑस्ट्रेलिया वाले भैया हमारे? आए? रणदीप सर शायद है नहीं। हाँ, नहीं आए। वो डेक्लिनेशन जो है वो ये कहता है कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल तो ये है, बट बिकॉज ऑफ अर्थ मैग्नीट्यूड, वो जो मैग्नीट्यूडल नॉर्थ पोल है वो 23.5 डिग्री शिफ्ट है, तो वो नॉर्थ पोल यहां नजर आएगा। तो हमारा जो ये ग्लोब है, ये आपको नजर आ रहा है ना, टिल्ट है। ये टिल्ट है ना, सीधा नहीं है ना, हाँ जी सर। हाँ जी सर। टिल्ट है। ये जो टिल्ट है, इसको टिल्ट बनाने की वजह ये है क्योंकि हमारी जो अर्थ है वो 23.5 डिग्री एक्सिस। टिल्ट है। एक्सिस। इसको बोलते हैं मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। एक्सिस कहते हैं ना सर, एक्सिस। इसको बोलते हैं मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और मैग्नेटिक साउथ पोल, वो ऐसे आएंगे। एंगुलर, इसको बोलते हैं डेक्लिनेशन। अब अर्थ को किसी भी
सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट को तीन तरह से देखा जा सकता है, 3D वे में। इसलिए जो एयरक्राफ्ट्स वाले होते हैं, मिसाइल्स वाले होते हैं, जीपीएस वाले होते हैं, ये क्या इस्तेमाल करते हैं? स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हमारा नॉर्थ पोल हमारे मैग्नेटिक नॉर्थ पोल से अलग है, ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल मैग्नेटिक नॉर्थ पोल से अलग है। और जो ध्रुव तारा है जिससे हमारा वो कंपास चलता है, वो हमेशा मैग्नेटिक नॉर्थ पोल की तरफ इशारा करेगा। और जो हमारा अर्थ का, एक तो अर्थ का इक्वेटर हुआ, लेकिन ये जो अर्थ है, ये जो अर्थ है ये घूम रही है, अर्थ घूम रही है ना, जी सर। ये ऐसे भी घूम रही है और ऐसे भी घूम रही है। ये जो अर्थ घूम रही है इसकी वजह से ही दिन और रात होता है। अर्थ घूम रही है लेफ्ट टू राइट या ईस्ट टू वेस्ट, अर्थ घूम रही है लेफ्ट टू राइट या या ईस्ट टू ईस्ट वेस्ट। टू वेस्ट, इसको जो मर्जी समझ। तो अगर कोई चीज ईस्ट टू वेस्ट घूमेगी तो सामने वाली चीज हमें कैसे नजर आएगी? वेस्ट टू ईस्ट। अगर मैं ईस्ट टू वेस्ट घूम रहा हूं तो सामने वाली चीज मुझे उसके अकॉर्डिंग नजर आएगी ना। अगर वो स्टेगनेंट है या स्लो है तो। गुड़गांव सर, न्यू कॉलोनी। गुड़गांव में एक नई कॉलोनी है, वहां पे आप रहते हो। जी सर। उस न्यू कॉलोनी में अगर मैं उसके स्पेरिटल कोऑर्डिनेट्स की बात करूं तो गुड़गांव 77 पॉइंट कुछ डिग्री लॉन्गिट्यूड में है लैटी, और उसका कुछ लैटिट्यूड भी है, वो अभी मैं चेक जी। करके बताता हूँ आपको। ठीक है सर। वो अभी जैसी कुंडली खुलेगी उसमें आपका वो चेक हो जाएगा। अब ये देखो, ये अगर हम इंडिया डालते हैं, इंडिया में हम सिटी डालेंगे गुड़गांव, ये क्या आया? 77 ईस्ट 77 डिग्री ईस्ट, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड 28 डिग्री नॉर्थ। लैटिट्यूड नॉट है। अब इसमें क्या पता चलता है हम कहाँ रह रहे हैं? गुड़गांव में। इससे क्या पता चलता है हम कहाँ रह रहे हैं? गुड़गांव में। दिल्ली में ऑलमोस्ट सेम है, मेरठ में। ये जो नॉर्थ के आगे वाले चीजें हैं और ईस्ट के आगे वाली चीजें चेंज हो रही, मिनट्स चेंज हो रहे हैं सर। मिनट्स चेंज हो रहे हैं ना, दिल्ली, गुड़गांव और मेरठ में। हाँ जी। अब हम चले जाते हैं हल्द्वानी। ये 77 से क्या हो गया? 70। 79. ये सब मैं 200-250 किलोमीटर की रेंज में जा रहा हूँ, ज्यादा दूर नहीं जा रहा। शिमला वाले कुफरी चले जाते हैं, इसमें वो नदन पार्ट में है ज्यादा, तो उसमें 77 लैटिट्यूड नहीं चेंज हुआ, लेकिन क्या चेंज हो गया? अपना लैटिट्यूड चेंज हो गया सर, लॉन्गिट्यूड सेम रहा। 77। हाँ हाँ जी, हाँ जी, लैटिट्यूड चेंज हो गया, लॉन्गिट्यूड सेम। बिल्कुल आपने ठीक पकड़ा। अगर मतलब मुझे हम जितना साउथ की तरफ जाते जाएंगे उतना लॉन्गिट्यूड भी चेंज होता चला जाएगा। चलो जाते हैं। अब मान लो इंदौर पे जाते हैं हम। हम्म। इंदौर से याद आया, वो आया है। चलो ये देखो, 22 आ गया। लैटिट्यूड क्या आ गया? 22। लॉन्गिट्यूड क्या आ गया? 75। 70। तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से हमें एक एरिया का आइडिया लग जाता है कि इस एरिया में पैदा हुए हैं। लेकिन लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के माइन्यूट टू माइन्यूटेस्ट भी फॉर्म में चले जाओगे तो भी एरिया आएगा। तो भी क्या आएगा? एरिया। एरिया आएगा। उसको अब आप कौन सी मंजिल में रहते हो? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी? दूसरी मंजिल है सर। दूसरी मंजिल है। अब उस एरिया में अगर आप ग्राउंड फ्लोर में रह रहे होते तो सेलेस्टियल इक्वेटर से उसका एंगल दूसरा है, फर्स्ट फ्लोर का दूसरा है और सेकंड फ्लोर का। आई एम टॉकिंग अबाउट एंगल डेक्लिनेशन। सर वो तो जमीन का नहीं होगा जिस जमीन पे बना वो हुआ है। जमीन पे है, लेकिन जमीन पे भी तो आप तो ऊपर रह रहे हो ना। अच्छा। आप तो ऊपर रह रहे हो, आपके ऊपर पंखा चल रहा है, हाँ जी। मेरे ऊपर भी एक पंखा है। हाँ जी। इसके 3 विंग है। हम्म। एक विंग इमेजिन कर लो, कोई भी एक विंग इमेजिन कर लो, आप उसमें एन लिख दो या आप उसमें किसी प्लेनेट का नाम लिख दो, ठीक है सर। तो वो घूमता रहेगा ना। हाँ जी। वो पंखा घूमता रहेगा। घूमता रहेगा। जो उसका डिस्टेंस है ऊपर की छत से, मतलब सीलिंग से, वो तो चेंज नहीं हो रहा। वो तो चेंज नहीं हो रहा। नहीं। और जो इस दीवार से उसका डिस्टेंस है पंखे का, वो भी चेंज नहीं हो रहा। लेकिन वो अपने ही आर्क में नॉर्थ से साउथ और साउथ से नॉर्थ जा रहा है। जा रहा है कि नहीं जा रहा? हाँ जी। तो जा वो रहा जो, है जी। हाँ, तो वो जो ऊपर से नीचे का डिस्टेंस है सीलिंग से, उसको मान लो डेक्लिनेशन। उसको मान लो ठीक है आप जी। डेक्लिनेशन। अब आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझ में आया लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, डेक्लिनेशन का? समझ गया सर। हाँ, प्रीति जी पूछिए।
सर मैं आपको ये मुझे डाउट आया जब आप बोल रहे कि छत से जब सॉरी छत से जब है ना डिस्टेंस खत्म उतना ही है तो डिक्लेरेशन का रीजन ही क्या है वो? डेक्लिनेशन छत होगी सन। अगर हम सन हमारा स्टेगनेंट है, सन तो नहीं हिलता ना, बाकी प्लैनेट हिलते हैं ना सोलर सिस्टम में। जी हाँ सर। तो अगर हम सन से किसी प्लैनेट की डेक्लिनेशन देखेंगे तो वो तो चेंज नहीं होंगी, लेकिन प्लैनेट टू प्लैनेट डेक्लिनेशन देखेंगे तो वो जी हाँ change वो तो होगी। चेंज होंगी क्योंकि पूरे के पूरे प्लैनेट्स अपने अपने Move अपने कर रहे हैं। ट्रैवल कर रहे हैं। एग्जैक्टली। डेक्लिनेशन को हिंदी में बोलते हैं क्रांति। क्रांति साम्य। जब जीरो डेक्लिनेशन हो जाती है तो कितना बड़ा क्लेश मचता है, आपको पता है ना। जी हाँ। जब सन और मून की डेक्लिनेशन जीरो होती है तो क्या क्लेश मचता है, उसको क्या बोलते हैं? क्रांति साम्य। क्रांति साम्य। अब आपको आज एक और बात बताता हूं। इस वर्ड को बोलते हैं सर। सर माने संस्कृत वर्ड है सर। इसका जो इंग्लिश में मतलब है वो है लैटिट्यूड ऑफ द प्लेनेट। लैटिट्यूड ऑफ द प्लैनेट। हाँ, और ये जो आप देख रहे हो मून 4 डिग्री वर्गो, ये है लॉन्गिट्यूड ऑफ द प्लेनेट। जी। मून 4 डिग्री वर्गो क्या है? लॉन्गिट्यूड ऑफ द प्लैनेट। लैटिट्यूड आपको कुंडली में नजर आ रहा है? जी नहीं। नहीं आ रहा, लेकिन लॉन्गिट्यूड नजर आ रहा है। जी हाँ। लॉन्गिट्यूड नजर आ रहा है। अब आप ये समझो, इसको ऐसे समझो, आपको बड़ा आसान रहेगा। अशोक जी ने बोला कि वो गुड़गांव शहर में पैदा हुए हैं, या इसको इजी करने के लिए मैं दिल्ली लिख देता हूँ। चलो, मैं दिल्ली में पैदा हुआ हूँ। मैं कहाँ पैदा हुआ हूँ? दिल्ली में दिल्ली शहर। दिल्ली में। इसका लॉन्गिट्यूड क्या है? 77 डिग्री। 77 डिग्री 13 मिनट। हाँ और जी। लैटिट्यूड क्या है? 28 डिग्री 40 मिनट। 28 डिग्री 40 मिनट। 28 हाँ। 2840 इसका लैटिट्यूड है। अब मान लो इस दिल्ली को हम चेंज करके दिल्ली से ज्यादा दूर नहीं, थोड़ा दूरी ले जाते हैं और इसको ले जाते हैं हम ऋषिकेश। तो ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या हो गए? चेंज हो गए। चेंज हो गए। पर अब थोड़ा सा हुआ है। मैम ये थोड़ा सा बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा ना। ये थोड़ा सा 300 किलोमीटर हो गया। हाँ ये जी। 225 किलोमीटर हो गए, थोड़ा सा ऋषिकेश हम्म। डालते। इसको अब इसको हम कर देते हैं लुधियाना। अब ऋषिकेश से लुधियाना देखना आप, लैटिट्यूड भी चेंज हो गया, लॉन्गिट्यूड भी चेंज हो चेंज गया। हो गया। हमें क्या नजर आ रहा है? सिर्फ लैटिट्यूड Latitude। लॉन्गिट्यूड। हमें लॉन्गिट्यूड नजर आ रहा है। हमें क्या हाँ। नजर आ रहा है? लॉन्गिट्यूड। 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 अब लुधियाना के पास एक शहर है, उसका नाम है अंबाला। लुधियाना के पास क्या शहर है, नाम क्या है? अंबाला। अंबाला। उन दोनों के मान लो लॉन्गिट्यूड सेम है और लैटिट्यूड डिफरेंट है। लॉन्गिट्यूड सेम है और लैटिट्यूड डिफरेंट। डिफरेंट है। डिफरेंट है। तो क्या अब ये समझो कि इस समय ये कौन सी राशि है? ये है मकर राशि। ये कौन सी है? मकर राशि। मकर राशि है। मकर राशि को गौर से देखो। इस समय मकर राशि में कितने प्लैनेट्स हैं? एक्वेरियस में सन है। कुंभ राशि हुई ना, मकर थोड़ी हुई। कुंभ। ओ सॉरी, कुंभ राशि। कुंभ राशि में इस टाइम मंगल है, सन है, मरकरी है, मंगल राहु है, है। मरकरी है, चार सर। चार। राहु राहु है, है। 4। हाँ, अब आप ये देखो 19 डिग्री पे सन और मरकरी एक्वेरियस में, राहु 14 डिग्री पे, और मून तो अभी लियो में है ना। मून तो लियो में है। मंगल मार्स है। है 7 डिग्री मार्स है। मार्स। मार्च 7 डिग्री। अब इसको अगर मैं किसी भी दो प्लैनेट्स को इकट्ठा कर देता हूं, आगे पीछे करके एक ही डिग्री में ले आता हूं। ग्रहण कर दो। ये सन की डिग्री कितनी होगी? 15, और मरकरी की डिग्री हो गई 28। 28। सर राहु की हो गई ना 15 के वीनस आसपास। और मरकरी की। रुक राहु जाओ। और सन की इक्वल हो गई सर। सर सन, राहु और सन इक्वल हो गए 14 डिग्री और राहु आगे सन आगे चला गया अब। चलो ये कर लो। राहु और सन इक्वल हो गए। जी सर। लगभग। राहु इज द इंटरसेक्शन पॉइंट बिटवीन अर्थ एंड
द सैटेलाइट ऑफ अर्थ विच इज नोन एज मून। मून। राहु क्या है? इंटरसेक्शन पॉइंट बिटवीन अर्थ एंड मून। मून। और सन क्या है? द ल्यूमिनरी, तारा है वो। हाँ पूरा पूरा ग्रह ल्यूमिनरी। तो हाँ। लॉन्गिट्यूड में दोनों सेम है, लेकिन क्या वो इकट्ठे थे उस दिन? नहीं, क्योंकि लैटिट्यूड दोनों के अलग अलग होंगे। अलग अलग अलग। अलग। तो शास्त्र वही पेज खोलो जो अभी हमने खोला था, बृहत संहिता का जी सर 288। 288। अब इसमें 283 पेज खोलो। इसमें इसमें पराशर ने 4 तरह की युति बताई है। भेद युति, उल्लेख युति, अंशुमर्द युति और अवश्य युति। ये पेज नंबर 282 में लिखा हुआ है। पेज नंबर किसमें लिखा है? 282 में। श्लोक के नीचे लिखा है सर। हाँ, श्लोक के नीचे लिखा है। मैं आपको वो करके देता हूँ उसको। वर्ड को बड़े ध्यान से देखना। फल वगैरह तो सब लोग पहले फल बताते हैं। लोग पहले क्या करते हैं? फल बताते हैं। ये देखो, युति काल में जब दोनों ग्रहों के सर अंतर खंड के बराबर हो तो उल्लेख युति होती है। मतलब दोनों का क्या बराबर होना चाहिए? लैटिट्यूड। लैटिट्यूड। और दुनिया के किसी सॉफ्टवेयर में लैटिट्यूड नहीं नजर आता। तो लैटिट्यूड सेम होगा तो इसका मतलब क्या दोनों सेम राशि में आ जाएंगे? दोनों सेम राशि में है, दोनों ऑलमोस्ट सेम डिग्रीज में है, और हाँ जी। लैटिट्यूड भी सेम है। नहीं, लैटिट्यूड सेम होने का मतलब ही ये हो जाएगा तब कि दोनों सेम तब दोनों सेम पोजीशन में आ जाएंगे, सेम राशि के अंदर आ जाएंगे। गुड़गांव में इस समय अनुज जी भी, ये अशोक जी भी हैं, मोहित जी भी हैं, मनीष जी भी गुड़गांव में है, और गौरव जी भी गुड़गांव में है। इस समय में इस क्लास में 4 लोग गुड़गांव से एक्टिव है। क्या चारों लोग एक ही जगह बैठे हैं? नहीं, नो। क्या चारों लोग एक जगह बैठे हैं? नहीं सर। नहीं बैठे। तो इनका लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड में, जो लैटिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड तो सेम है। नहीं, हमें हमें वो पढ़ाते नहीं है? जितने भी 12 ज्योतिर्लिंग है उनका क्या सेम है? लॉन्गिट्यूड सेम है। लैटिट्यूड सेम नहीं है। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड सेम है सर उनका। लैटिट्यूड सेम, नहीं है। लैटिट्यूड सेम नहीं नहीं है। है। नहीं है। ज्योतिर्लिंग नहीं, जो पांच बड़े शिवलिंग हैं जो कि एक ही लैटिट्यूड में पड़ते हैं, जो कि आंध्र प्रदेश में भी Longi- आते हैं, तमिलनाडु में भी आते हैं और केदारनाथ में भी है। वो वो एक लॉन्गिट्यूड, ही Longitude लॉन्गिट्यूड है। में पड़ते हैं। वो लॉन्गिट्यूड है। वो जिसमें लॉन्गिट्यूड, हाँ लॉन्गिट्यूड है, लेकिन वो लॉन्गिट्यूड है, जिसमें हाँ, मल्लिकार्जुन आता है जो कि आंध्र प्रदेश में है। बिल्कुल। अब बात को अब यहां से ध्यान से समझ। लैटिट्यूड डिसाइड द पोजीशन विद लॉन्गिट्यूड, और दोनों का जब ये लॉन्गिट्यूड ये आपकी वर्टिकल लाइंस है, और लैटिट्यूड क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइंस। इन दोनों का मिलन आपकी पोजीशन बताता है। तो इन दोनों का मिलन ग्रह की भी पोजीशन बताएगा। हाँ जी हाँ सर। ठीक है। अब वरामीर जी कहते हैं, वरामीर जी की इंटेलिजेंस देखो आप, वरामीर जी की इंटेलिजेंस देखो। उन्होंने देखा मून यहां से बैठे हुए, इसका जो लॉन्गिट्यूड है वो इतना है, लिख ले भाई। मून देखा और उसका लॉन्गिट्यूड नोट कर दिया नंगी आंखों से। और एआई से मैं लॉन्गिट्यूड पूछ रहा हूँ, वो गलत बता रही है। कुछ तो फर्क रहने दो सर रेशियो में और एआई में। अब लॉन्गिट्यूड कितना इंपॉर्टेंट है ये थोड़ा सा समझ में आया। अब इसमें मोक्ष आया, मोक्ष या मनीष, यस सर, यस सर। मोक्ष भी आया, मनीष जी भी आए हैं। मोक्ष जी और हाँ। मनीष जी मेरी उस क्लास में है जिस क्लास में मैं ये क्या कराता हूँ, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का। फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी। सर लैटिट्यूड है उसमें, शर जो हम देखते हैं। हाँ सॉरी सॉरी, लैटिट्यूड की इंपॉर्टेंस इन दैट एस्ट्रोलॉजी। उसमें जब लैटिट्यूड चेंज होता है किसी प्लेनेट का, मान लो मून का नॉर्थ से साउथ हो रहा है या साउथ से नॉर्थ हो रहा है, या मरकरी वीनस कोई भी प्लेनेट है, तो जब साउथ से नॉर्थ होता है तो मार्केट उस दिन फॉल होती है। मतलब जब बहुत बड़ा चेंज आता है, डायरेक्शन चेंज होता है, ट्रेंड चेंज होता है। ट्रेंड चेंज हो जाता है। अब ये मैंने पहले पकड़ा, और इन बच्चों ने 50-60 बच्चे हैं उसमें, इन्होंने डाउ जोन्स की 1989 से टेस्टिंग कर डाली, और आंसर क्या आया? मोक्ष बता। सर 70-80% काम कर जाता है ये ट्रेंड पकड़ने में। 80% तक काम कर रहा। हाँ 80% कर रहे हैं, और उसमें पैसे बन जाते हैं सर अच्छे। और यही चीज एक किताब है व्यापार रत्न, उसमें का हिंट दिया हुआ है कि क्रांति साम्य और सर, एक उसमें चैप्टर है
क्रांति साम्य और सर को लैटिट्यूड बोलते हैं, और क्रांति साम्य में जो क्रांति है उसको क्या बोलते हैं, डेक्लिनेशन। और लॉन्गिट्यूड तो आपके सामने नजर आई, लॉन्गिट्यूड तो आपके सामने नजर आई गए। अब बात होती है कि द माइंडसेट ऑफ ऋषि वरामीर, कि उन्होंने मून देखा और लैटिट्यूड निकाल दिया, उन्होंने मरकरी देखा और लैटिट्यूड निकाल दिया, उन्होंने मार्स देखा और क्या निकाल दिया, लैटिट्यूड। लैटिट्यूड निकाल दी। क्या मैं लैटिट्यूड निकाल सकता हूं? तो आंसर है यस। कल तक नो था, नो। कल तक आंसर था नो। नो, लेकिन आज आंसर है यस। यस। अब बात को समझो, कितने ग्रह हैं टोटल? 7 है सर। 7 ग्रह। 7 ग्रह। 7 ग्रह किसके अराउंड? सन के। सन के सन के अराउंड रिवॉल्व कर। सन सेंटर पॉइंट है और बाकी ग्रह उनके उसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, सन को ग्रह मान। अब हमारी ऑब्जर्वेशन कहां से हो रही है? धरती से। हमारी ऑब्जर्वेशन कहां से हो रही है? धरती से। अब एक बात बताओ, मैंने आपको राहु केतु बताए थे सन के। हाँ जी, हाँ सर जी सर। जी, कौन से थे भाई? जी। तुला और तुला। तुला और मेष में। मेष। मेष। तुला और मेष मेष। में। तुला और मेष। तो जब मेष संक्रांति आती है और तुला संक्रांति आती है तो सन सेलेस्टियल ईस्ट में होता है, एग्जैक्ट सेलेस्टियल ईस्ट में होता है, ना ऊपर होता है ना नीचे होता है। यस और नो? जब दोबारा पूछिए सर एक बार। जब मेष संक्रांति आती है जो 21 मार्च को होती है, और जो हाँ जी। तुला संक्रांति आती है जो 23 सितंबर को होती है, सन कहाँ होता है? एग्जैक्ट इन ईस्ट। ईस्ट, एग्जैक्ट इन ईस्ट। अब अच्छा, मैं हाँ, ठीक। अब मून का लैटिट्यूड चेंज हुआ है आज हुआ है ना भाई? कब चेंज हुआ है मून का लैटिट्यूड? हाँ सर, आज हुआ है। आज चेंज हुआ है। एक काम करियो वो फोटो भेजियो मून के लैटिट्यूड वाली। सर इस मंथ की सर। हाँ, इस मंथ। इसको रेफर कैसे करना है सर? ये बुक तो है लेकिन एफिमेरीज रेफर कैसे हाँ। करना है? मैं आपको पेज नंबर बता रहा हूँ ना, ये पेज नंबर है, महीना कौन सा चल रहा है? ये 2025 वाली है अगर आपके पास, तो पेज नंबर 38 है। तो पेज नंबर 38 2025 वाली एफिमेरीज में पेज नंबर 42 ये मून का लैटिट्यूड भेजा है आपको। मून का लैटिट्यूड नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा तो बोल सकते हो नहीं नजर आ रहा। कांस्टेंट तो नहीं है, चेंज हो रहा है ना, मतलब आ गया। S30 S28 37 ऐसे चेंज हो रहा है ना सर? चेंज भेज दिया, मार्क कर रखा है जहाँ पे चेंज हो रहा है। हाँ, मार्क कर रखा है। वाह। 4 तरीके से। 4 है सर। 4 तारीख को, 3 तारीख को लैटिट्यूड क्या था? 00 नॉर्थ 14, और 2 तारीख को चलो ठीक है, 00 नॉर्थ 14, 00 साउथ 9। तो नॉर्थ से लैटिट्यूड कहाँ चला गया? साउथ। तारीख क्या है ये? 4 तारीख। 4 है। 4 कह लो, 3 कह लो, इसको 3 या 4 तारीख तक लेके आ गए हम। ये 2 तारीख को आ गए। चलो 2 तारीख से शुरू कर। 2 तारीख को मून का है, मून का है लियो में सर। लियो में। एग्जैक्ट डिग्री बताना लियो की। 1 डिग्री 38 सेकेंड सर। 1 डिग्री लियो 38 मिनट्स। 8 मिनट। 1 डिग्री लियो 38 मिनट। ठीक है, अगले दिन मून का है 15 डिग्री लियो। 3 तारीख को 00 नॉर्थ 14 लिखा हुआ है, उसी 3 तारीख ट्यूसडे को जी हाँ, लिखा हुआ है। लियो। इसका मतलब होता है कि जो मून है वो 3 तारीख को सदर्न एक्लिप्टिक जो अर्थ का एक्लिप्टिक प्लेन है उसके नॉर्थ में आ गया साउथ से। ये लिखा है नहीं लिखा? सर लैटिट्यूड में नॉर्थ से साउथ कैसे आएगा? लैटिट्यूड में नॉर्थ से साउथ कैसे आएगा? वेरी नाइस क्वेश्चन। चलो ये समझ में आ गया, लैटिट्यूड चेंज हुआ है इस दौरान। अब अगला लैटिट्यूड जो साउथ से नॉर्थ जा रहा है, ये कब जा रहा है? 18 तारीख को। अब 18 को कहाँ है भैया मून हमारा? 18 मार्च को हमारा मून कहाँ है? 27 डिग्रीज एक्वेरियस 12 मिनट्स। जब मून नॉर्थ में जा रहा है तो मून किसके साथ है? राहु के साथ। राहु के साथ कैसे सर? राहु क्रॉस कर गया उसको एक ही तूने खुद मार्क किया हुआ है 18 तारीख वेंसडे को मून साउथ से नॉर्थ में जा रहा है। हाँ सर। तो साउथ से नॉर्थ नोड में जा रहा है। तो नॉर्थ नोड इज राहु सर। नॉर्थ नोड इज राहु है। और जो एक्लिप्टिक है जो हमारी अर्थ का प्लेन है, जिसको क्रांतिवृत्त बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? क्रांति। क्रांतिवृत्त। हाँ, जिसको
तो सेंटर पॉइंट माना जाता है जो ईस्ट से वेस्ट घूम रही है पे को मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए व्हाइट बोर्ड निकालता हूँ। ये मान लो एक्लिप्टिक है, ये 3 डायमेंशन में चलेगी और इसको वो मान लेते हैं। अब ये कौन सा एरिया हुआ उसका? नॉर्थ। और ये कौन सा हुआ? साउथ। अब आपको इसको ऐसे समझना है, नॉर्थ में 32 डिग्री पे स्वाति नक्षत्र है। कौन सा नक्षत्र है? 14-15 डिग्री पे धनिष्ठा नक्षत्र है। और ये जो स्वाति नक्षत्र है, धनिष्ठा नक्षत्र है, ये अर्थ से 65 लाख ईयर दूर है। ये कितनी दूर है? 65 लाख लाइट ईयर दूर है। 65 लाख कितना दूर है? 65 ईयर लाख ईयर दूर, लाइट ईयर 65 दूर। लाख लाइट ईयर दूर है। और जो सन है वो कितने लाइट ईयर दूर है? 0.8। सन को अपनी रोशनी 8 धरती में पहुंचाने में कितने मिनट लगते हैं? मिनट। 8 मिनट। तो जो 65 साल पहले स्वाति नक्षत्र में लाइट आई होगी वो हमें कब नजर आएगी? 65 साल 65,000 साल 65 बाद। लाख ईयर बाद में नजर आएगी। बात समझ में आई अभी तक? क्योंकि अब जो मैं बोल रहा हूँ वो और शॉकिंग होने वाला। अभी तक किसी को डाउट है? पूछ लो। तो हम जिस एनर्जी में स्वाति नक्षत्र की जी रहे हैं वो 65,000 साल पहले की है। 65,000 लाइट ईयर पहले। फिर भी उसका एक चमकता हुआ तारा नॉन पोल्यूटिंग एरिया से देखो तो नजर आ जाता है। अब आपको एक बड़ी शॉकिंग सी बात, बाजी 15-20 मिनट तक कर रहे हैं। सर मेरा एक डाउट है। हाँ जी पूछिए, डाउट पूछ सकते हो अभी आप। सर मेष जो है वो नॉर्थ कंसिडर किया जाता है ना? धरती घूम रही है, मेष तो वहीं का वहीं है। नहीं, कुंडली के पर्सपेक्टिव में, कुंडली के पर्सपेक्टिव में सॉरी, मेष ईस्ट सुनो। कंसिडर किया जाता है ना? यही तो प्रॉब्लम है। ईस्ट इज ऑलवेज लगन, ईस्ट इज ऑलवेज। ओके, सो लेट मी पुट इट लाइक दैट कि जो लगन है वो ईस्ट है, तो उससे जब नीचे आते हैं हम्म तो स्वाति को आपने नॉर्थ में क्यों लिया, वो मुझे समझ नहीं आ रहा। स्वाति को मैंने नॉर्थ में क्यों लिया आपको समझ नहीं आ रहा? और कुछ? और लैटिट्यूड को ही शर बोलते हैं। हाँ, लैटिट्यूड को सर बोलते हैं। ओके, बस ये 2 क्वेश्चन है। ये मान लो रिंग रोड है। ये क्या है? रिंग रोड है। और ये बड़े दूर का गांव है। और ये रोहिणी जो है, रोहिणी, ये पास का गांव है। ये किसका गांव है? पास का गांव है। रिंग रोड के सबसे पास क्या है? रोहिणी। रोहिणी। और रिंग रोड के सबसे दूर क्या है? रिंग रोड के सबसे दूर क्या है? स्वाति। 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 तो अगर कोई प्लेनेट, अब आप इसको ऐसे समझो, स्वाति जो नक्षत्र है, अब इसको मैं अच्छे से वो कर देता हूं, मैंने बनाया हुआ था। नॉर्थ में 32 डिग्री में कौन सा नक्षत्र आता है? स्वाति नक्षत्र। ये एक्लिप्टिक है। ये क्या है? एक्लिप्टिक। और जो रोहिणी नक्षत्र है वो एक्लिप्टिक से 2.5 डिग्री इधर है। कितने डिग्री है? 2.5 डिग्री इधर है और 5 तक जाता है। तो ये कौन सा है? रोहिणी। तो रोहिणी क्या हुआ? एक्लिप्टिक के पास। और स्वाति क्या हुआ? एक्लिप्टिक के दूर। जितना एक्लिप्टिक के पास है। और ये 2 डिग्री का है एक्लिप्टिक के पास। पुष्य एक्लिप्टिक के पास है 0 से 1 डिग्री के बीच में। पुष्य एक्लिप्टिक के पास है। मूल एक्लिप्टिक से दूर है 13 डिग्री। अब ये जो आपको मैं बता रहा हूं ना, ये लॉन्गिट्यूड्स ऑफ नक्षत्र है। ये क्या है? अब रेवती पूरा एक्लिप्टिक पे है। रेवती 0 डिग्री एक्लिप्टिक पे है। पुष्य पूरा एक्लिप्टिक पे है। चित्रा एक्लिप्टिक के पास है। रोहिणी एक्लिप्टिक के पास है। मगा एक्लिप्टिक के पास है। और एक्लिप्टिक वो रूट है जिससे सारे प्लैनेट्स चलते हैं, जो हमारी गैलेक्सी का क्रांति वृत्त है। अब जब आपने एक वर्ड सुना है, रोहिणी सकट भेदन? हाँ सर, आपने बताया था। मैंने बताया था ना। रोहिणी सकट भेदन में आज से 5400 साल पहले, 5400 साल पहले क्या हुआ था? बिकॉज ऑफ मैनी फैक्टर्स, रोहिणी सकट भेदन
सैटर्न भी कर चुका था, जो कि पॉसिबल नहीं होता आज के दौरान। कौन सा प्लेनेट रोहिणी संकट भेदन कर चुका था? सैटर्न। सैटर्न। मून भी रोहिणी संकट भेदन कर चुका था, और मार्स भी रोहिणी संकट भेदन कर चुका था, और मरकरी भी रोहिणी संकट भेदन कर चुका था। मतलब ये सारे प्लेनेट साउथ ऑफ एक्लिप्टिक में 2.3 डिग्री के आसपास थे। कहां थे वे? साउथ ऑफ एक्लिप्टिक में कहां थे? रोहिणी के पास। और एक्लिप्टिक या ऑब्लिक्विटी ऑफ एक्लिप्टिक का मतलब ही यही होता है, जो हमारी नॉर्थ पोल और साउथ पोल की जो मैग्नेटिक रेखा है, जो सन की वजह से टिल्ट हो रहा है, उसी को हम एक्लिप्टिक कहते हैं। हम एक्लिप्टिक किसको बोलते हैं? जिसको संस्कृत में क्रांति वृत्त शब्द दिया हुआ है ऋषि वरामीन ने। और ये 23.5 डिग्री टिल्ट पे कटता है, तभी हमारा जो ग्लोब है वो आपको टिल्ट नजर आएगा ऐसे। ये सीधा नहीं है, ये टिल्ट है। अब ग्रह कितने हैं अशोक जी? 7 जी। 7। तो जो अपने हॉरिजॉन्टल बनाए हैं वो एक्चुअली में एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक्चुअल में ये सारी चीजें तब पता चले, देखो हम सेलेस्टियल बॉडी को देख रहे हैं, हम किसको देख रहे हैं? तो एक्चुअल में ये एक्सिस है जिसको अपने एक्सिस है। हाँ, मैंने इसको हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करके एक्सप्लेन किया है, दैट इज एक्सिस। सेलेस्टियल कोऑर्डिनेट्स क्यों इस्तेमाल होते हैं? क्योंकि हम 3D व्यू देख पाए। मैंने आपको क्या बताया? लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड अशोक जी, मोहित जी और गौरव जी और मनीष जी चारों गुड़गांव शहर में है। लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड दोनों का सेम है, लेकिन कुछ फर्क है, जो चारों एक ही कमरे में नहीं बैठे ना। ये अगर गलती से एक कमरे में बैठ जाएं तो इसका ये हमें पता कैसे चलेगा? गुड़गांव तो हमें पता है, लेकिन 1 ही किलोमीटर के रेडियस में हो जाए, ये किससे पता चलेगा? लॉन्गिट्यूड से, लैटिट्यूड से? लैटिट्यूड से। लैटिट्यूड। और लैटिट्यूड पता चलेगा उस पर्टिकुलर ग्रह के राहु और केतु से। अगर मून का लैटिट्यूड राहु और केतु से निकल रहा है तो कितने ग्रह हैं टोटल? सर एक राशि में आ सकते हैं, एक डिग्री पे हो सकते हैं, लेकिन एक ही जगह पे कैसे हो सकते हैं ग्रह? एक ही जगह पे भी होते हैं, और इसका मैं प्रीवियस रिसर्च करके आपको बता दूंगा। एक ही जगह, एक ही लैटिट्यूड में पैरेलल हो जाते हैं। उनका डिस्टेंस, उसको आप इसको ये मतलब क्रैश नहीं होते, क्रैश नहीं, लेकिन क्रैश नहीं होते, एक ही जगह में पैरेलल हो जाते हैं। हाँ, एक लाइन में हो गए ना सर। हाँ, अगर सन, मून और अर्थ एक लाइन में हो गए तो एक तरह से ग्रहण लगा। ग्रहण हो गया। अब अगर ऐसे ही सन, मंगल और शनि एक लाइन में हो गए, सेम सर में हो गए, सेम लैटिट्यूड में आ गए, हाँ जी, तो बहुत बड़ा क्लेश मचता है। उस पर्टिकुलर हाउस में, उस पर्टिकुलर नक्षत्र के एरिया में बम ब्लास्ट होते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, बृहस्पति संहिता कह रही है। चैप्टर नंबर 17 आपके सामने मैंने बताया। तो प्लेनेटरी वॉर इसी को ही बोलेंगे। प्लेनेटरी वॉर में ये अभी तक क्या कर रहे थे? 1 डिग्री के अंदर अंदर कोई 2 प्लेनेट है, वो प्लेनेटरी वॉर हो गया। हाँ, मतलब एक घर में अगर 4-5 प्लेनेट बैठे हैं तो प्लेनेटरी वॉर में चले गए, अगर 1 डिग्री के आसपास में है तो। बिल्कुल, लेकिन उनका लैटिट्यूड भी पास में या सेम होना चाहिए। हम गुड़गांव में 4 लोग बैठे हुए हैं, तो प्लेनेटरी वॉर नहीं है, अनलेस और अनटिल हम एक कमरे में ना आ जाएं। एक कमरे में ना आ जाओ, या एक पर्टिकुलर एरिया, एक डिपोजिशन ऑफ एरिया में आ जाओ, सारे 32 माइलस्टोन चले जाओ, तो आपका सबका लैटिट्यूड सेम हो जाएगा। लॉन्गिट्यूड वाइज आप गुड़गांव में ही हो, और उसमें भी ऊपर कौन है, नीचे कौन है, कोई 12वीं मंजिल में है, कोई 25वीं मंजिल में है, ये देखने के लिए, एग्जैक्ट पिन पॉइंट करने के लिए डेक्लिनेशन चाहिए होती है। इसलिए सेलेस्टियल कोऑर्डिनेट में जहां पे मिसाइल यूज हो रही हैं या प्लेन्स जो चलाते हैं, अब मेरे पास कोई पायलट स्टूडेंट है नहीं अभी, वो बता पाएंगे आपको कि सेलेस्टियल कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। ये लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और डेक्लिनेशन का ही मर्जर होता है, तभी जीपीएस चल रहा है, तभी ये सारी चीजें हो रही है। लेकिन आई नो कि आप लोग इस चीज को समझ रहे हो। सर अभी मैंने एक शेयर किया है अभी वो आपसे बहुत क्लियर है, थैंक यू चारू जी, उससे बहुत क्लियर हो गए। सर तो अभी ये सारे एक ही पोजीशन में, मुझे काफी दिनों से अभी जो चेंज हुआ था कि 6 प्लैनेट्स एक में आ रहे हैं, तो एक ही कॉन्स्टेलेशन की लाइन में आ रहे हैं। अब इसमें पर्टिकुलरली मर्क्यूरी, जुपिटर, सन और मार्स आ रहे हैं। अब उसमें लैटिट्यूड चेंज
चेक करना है। महाभारत के टाइम ऋषि वरामीर बोलते हैं, ये लैटिट्यूड वाले चैप्टर से ही मैं आपको बताऊंगा कि उस टाइम रेयर ऑफ द रेयरेस्ट इवेंट की रोहिणी सकट भेदन शनि ने कर दिया। 60,000 साल में एक बार होता है। आई एम सॉरी, 60,000 साल में एक बार होता है। अब बताओ ये सर, आपने 60,000 ये साल, टर्मिनोलॉजी बोली है पर इसका मतलब नहीं समझा। रोहिणी सकट भेदन आपको मैंने अभी बताया था। अब हर नक्षत्र वो सेलेस्टियल जो एक्सिस इक्वेटर। एक्सिस है, जो सेलेस्टियल इक्वेटर है, या जो हमारा क्रांतिवृत्त है, एक्लिप्टिक है। हर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे से जब जयपुर जाओ तो सबसे पहले डोसा आता है, डोसा करके जगह आती है। वो एक्सप्रेसवे उतरते ही आ जाती है। तो वो जी। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे मान लो एक्लिप्टिक है, तो डोसा एक्लिप्टिक के सबसे पास हो पास गई, है। और जयपुर थोड़ा सा अंदर जाके हुआ। ओके। तो हाँ, तो जो डोसा जगह पास है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे में जयपुर जाने के लिए, वो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से सटा हुआ है, जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से सटा हुआ है। राइट। अब प्लेनेट की अपनी गति है। प्लेनेट का अगर लैटिट्यूड चेंज हो जाता है और वो रोहिणी नक्षत्र जो 2.5 डिग्री 2.3 डिग्री टू बी प्रिसाइज में चलता है, और वो 2.29 डिग्री में सैटर्न निकल जाए अपना लैटिट्यूड चेंज करके, तो रोहिणी सकट भेदन हो गया। मून निकल जाए तो रोहिणी सकट भेदन हो गया। मार्स निकल जाए तो रोहिणी सकट भेदन हो गया। So whatever planet cross that Rohini nakshatra degree द closes, क्लस्टर ऑफ closes. द Yeah. क्लस्टर ऑफ रोहिणी नक्षत्र, और उसमें एक प्लेनेट है उसको बोलते हैं अल्बेद्रान। हिब्रू वर्ड है अल्बेद्रान। अल्बेद्रान को अगर कोई शास्त्र कहता है, अल्बेद्रान मतलब रोहिणी नक्षत्र में 5 जंक्शन स्टार्स है, उसमें अल्बेद्रान को अगर क्रॉस कर दिया तो महाभारत जैसा युद्ध होता। ओके। अभी कॉन्स्टेलेशन कौन से को क्रॉस कर रहे हैं सर, जितने भी प्लैनेट की जो पोजीशंस हैं? अगर लैटिट्यूड ऑफ मून 2 डिग्री साउथ की तरफ होगा, 2.30 साउथ होगा, तो वो एल्बेट्रॉन को हर 27 दिन में एल्बेट्रॉन को पियर्स करता हुआ जाएगा। ओके। तो वो जब तक लैटिट्यूड कम नहीं होगा उसका मून का, तब तक वो चलता रहेगा, तब तक वो चलता रहेगा सर। चलता रहेगा। तो उस दौरान में बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये सारे कॉन्स्टलेशंस के साथ हो सकता है फिर तो? बृहद संहिता में रोहिणी सकट भेदन एक स्पेशल चैप्टर है। पराशर संहिता में रोहिणी सकट भेदन एक स्पेशल चैप्टर था। गर्ग संहिता रोहिणी सकट भेदन एक स्पेशल चैप्टर था। नहीं, पॉइंट ये है ना कि अगर हर कॉन्स्टलेशन में से भी तो हाँ, इफेक्ट्स आते हैं। इफेक्ट आएंगे, लेकिन सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट ये हाँ, है रोहिणी का। अब ये तो हमने चंद्र का लैटिट्यूड निकाल लिया। चलो भाई, अब राहु के पास आएगा तो नॉर्थ से सॉरी साउथ से नॉर्थ जाएगा, और केतु के पास ये आज का है, ये आज का फिनोमिना है। ये चंद्रमा अपना लैटिट्यूड राहु की राशि के हिसाब से भी चेंज करता रहता है। और अगर हमें मान लो मंगल का लैटिट्यूड निकालना है, या मंगल का लैटिट्यूड निकालना है, या हमें और किसी ग्रह का लैटिट्यूड निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो लिखो, जो मून का जो लैटिट्यूड है, सन तो फिक्स स्टार है, उसका लैटिट्यूड हमेशा फिक्स्ड होगा। अब जो मैं आपको बता रहा था ना, वो अर्थ का लैटिट्यूड चेंज होता है। तो अर्थ का लैटिट्यूड सन के लैटिट्यूड के सामने 0 हो जाता है 21 मार्च और 23 सितंबर को। मून का लैटिट्यूड 5 डिग्री तक वेरी कर सकता है, आइदर नॉर्थ और आइदर साउथ। मार्स का लैटिट्यूड 2 डिग्री तक 1.58 है, लेकिन इजी करने के लिए 2 डिग्री तक वेरी कर सकता है। तो मार्स रोहिणी सकट भेदन नहीं कर सकता, लेकिन शास्त्र में 5300 साल पहले मार्स ने रोहिणी सकट भेदन किया है। एंगल चेंज हो रहा था ना सर? नहीं, तब जो आज 23.5 डिग्री का एक्सिस है, तब अर्थ का तब वो 24 डिग्री का एक्सिस होता था। वही एक्सिस एंगल ही तो चेंज हाँ, होता इसको जो वर्ड बोलते हैं वो बोलते हैं प्रिसेशन ऑफ कहाँ गई वो मेरी बुक? प्रोसेशन ऑफ इक्विनॉक्स। प्रोसेशन ऑफ इक्विनॉक्स हर 26,000 साल में, जैसे आज इक्विनॉक्स के टाइम आपको कौन सा नक्षत्र नजर आएगा सन में? 21 मार्च को सन कौन से नक्षत्र में होता है? मेष राशि है यार। नक्षत्र होगा मीन राशि को होता है। मेष राशि में तो नक्षत्र आएगा 14 अप्रैल को। सर मेष संक्रांति नहीं है 21 मार्च की? मेष संक्रांति
ये साइडियल है, इसमें भी आपको डिफरेंस बताऊंगा। 21 मार्च की मेष संक्रांति और वो जो संक्रांति है उसमें फर्क बताऊंगा। तो ये आएगा उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में। कौन से नक्षत्र में आएगा? 26,000 साल पहले ये उत्तरा भाद्रपद में था, रेवती में था। उससे 26,000 साल पहले ये अश्विनी में था। उससे 26,000 साल पहले ये भरनी में था। 21 मार्च के दिन सन का नक्षत्र, इसको बोलते हैं प्रिसेशन ऑफ, सॉरी 26,000 साल में सन, 26,000 साल में सन सारे नक्षत्र कवर कर लेते। मतलब अगर रेवती में है इस समय तो 26,000 साल सॉरी उत्तरा भाद्रपद में तो 26,000 साल बाद फिर उत्तरा भाद्रपद में आए। यानी कि अर्थ का जो टिल्ट है वो सीधा सीधा होते जाएगा, मतलब या और धीरे धीरे शिफ्ट होते जाएगा। यार नक्षत्र की भी अपनी गति होती है, नक्षत्र की भी अपनी गति होती है। अब मून का राहु केतु तो आप सबको पता ही है, पता है ना? हाँ जी सर। मार्च के राहु केतु कैसे निकलेंगे? मार्च और सन के बीच में राहु केतु निकालने पड़ेंगे, बुध के राहु केतु निकालने पड़ेंगे, गुरु के राहु केतु निकालने पड़ेंगे, वीनस के राहु केतु निकालने पड़ेंगे, सैटर्न के राहु केतु निकालने पड़ेंगे। और जब मार्स अपने राहु के ऊपर से निकलेगा और जब अपने केतु के ऊपर से निकलेगा, अपने राहु और अपने केतु के ऊपर से निकलेगा, तो उसका सर चेंज होगा, उसका सर चेंज होगा। और मार्च का राहु कैसे कैलकुलेट होगा? मून का राहु कैसे, अर्थ का राहु कैसे कैलकुलेट हो रहा है? अर्थ और सन के जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, जो कि मेष और तुला राशि है, अर्थ और मून के, और जो मून का है वो अर्थ और मून के इंटरसेक्शन पॉइंट्स है। और बाकियों के राहु केतु, इसलिए अग्नि पुराण में 14 राहु केतु का नाम दिया हुआ है। इनके एक्सिस से राहु केतु एक्सिस में आ गया, राहु केतु एक्सिस में आ गया, इसका मतलब समझ रहे हो? राहु केतु एक्सिस से क्या होता है? आपका लैटिट्यूड कंफर्म होता है। ये मेरे को लेके आता है कि एस्ट्रोलॉजी के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो 0.01 एस्ट्रोलॉजर्स भी नहीं जानते। मोक्ष में सही कह रहा हूं? यस सर। नहीं तो वो तो फिर सॉफ्टवेयर भी नहीं जानता सर, फिर हमें ये प्लानिटरी फाइट का पता, वॉर का पता कैसे चलेगा कि अगर वो सिंगल एटीट्यूड में नहीं हुए तो फिर तो है ही नहीं प्लानिटरी वॉर। जिस ऋषि की ने किताब लिखी है ना, जी सर, उसने 21 मार्च को सिर्फ शैडो देख के ऑब्लिक्विटी और पूरे साल के एफिमरीज बना दी थी। उस दौरान उज्जैन में बैठ के सिर्फ शैडो देख के। तो अगर आपको ये लगता है कि ये बिना सॉफ्टवेयर की हेल्प के हम नहीं कर पाएंगे, तो आप तो कर ही लोगे, इतने तो मैं गारंटी देता हूं। सर तो डेक्लेरेशन मेरा छोटा सा सवाल सिर्फ ये था सर कि अगर मुझे सॉफ्टवेयर से लैटिट्यूड का नहीं पता चल रहा तो फिर जितने भी लोग अगर मुझे प्लानिटरी वॉर का बताएंगे वो तो सभी गलत हो गए ना। ऑन द सिंगल पॉइंट ही वो, हाँ जी, एफएमआरईज से पता चलेगा एट द एंड ऑफ द डे। और मिश्रा सर एक काम के एंडिंग में उन्होंने 2050 तक की एफएमआरईज एडवांस में बना दी है। कैसे बना? 2050 तक की एफएमआरईज मेरे पास पड़ी है। सर इनका प्लैनेट्स का फिक्स्ड मोशन होगा ना सर, कुछ कि हर दिन इतना मूव करेगा? ये लैटिट्यूड, इनका वीनस और मरकरी का मोशन फिक्स नहीं है। इनके जो बिकॉज ऑफ देयर मोशन इनके राहु केतु बार बार चेंज होते रहते हैं। वेरिएबल राहु केतु हो जाते हैं इनके। लेकिन मार्स का, सैटर्न का और जुपिटर का राहु केतु मैं तुझे निकाल के दे दूंगा। नाम आपने लिखा है? दिखाई देना सर, निकाल के दे दूंगा। आपने बताया सबका नाम? अरे सबका नाम मुझे याद होगा, तुम्हारे साथ लैटिट्यूड निकालना तो मुझे मार्स का। हाँ, वो मैंने लैटिट्यूड लिखवाया है अभी। ये मैंने मैक्सिमम लैटिट्यूड लिखवाया, आइदर नॉर्थ आइदर साउथ, जितना वो घूम सकता है एज पर टुडे। सर एक दो क्वेश्चन है। मान लो ये जो स्थिति बन रही रोहिणी संकट भेदन की, जब प्लैनेट्स उसको क्रॉस कर रहे हैं नक्षत्र को, उसका स्पैन कितने देर का होता है? मतलब डिग्री नहीं, डेज में। जब रोहिणी संकट भेदन 1998 से 2004-5 तक चलता रहा, 4-5 साल वो चलता रहा, तो गोधरा कांड हुआ, कारगिल हुआ, गल्फ वॉर हुई उस टाइम पे भी। पार्लियामेंट पे अटैक हुआ। कब अटैक हुआ? पार्लियामेंट में अटैक हुआ। पार्लियामेंट पे अटैक हुआ। तो इसकी लिस्ट है अपने पास ना?
अपने पास, आप बात को समझो, अपने पास इन सब चीजों का भी बाप है। हमारे पास ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ बृहद संहिता। नहीं, कहने का मतलब ये है कि सपोज 1998 से 2004 बॉर्न चिल्ड्रन, जैसे इसको क्रांति साम्य उनकी कुंडली में इफेक्ट कर रहा था, इसको क्या अब इससे भी इफेक्ट करता है? इस पे मेरे पास कोई रिसर्च नहीं, ओके, बस वही क्वेश्चन था। इस पे मेरे पास कोई रिसर्च अभी तक नहीं है। लेकिन क्या इफेक्ट करता है, तो आंसर हाँ है। क्या इस चीज का कोई इफेक्ट आएगा, तो आंसर हाँ है। क्योंकि जियोपॉलिटिकल वो कर रहे हैं तो किसको कर रहा है? आफ्टर ऑल ह्यूमन वही बींग्स की लाइफ इफेक्ट हो रही वही है। वही तो कह रहा हूं, हर चीज के आंसर में हाँ आएगा। और मैंने आपको क्या बोला है, मैंने वो एक लिखा था 0.001% एस्ट्रोलॉजर, मैंने 91% एस्ट्रोलॉजर नहीं लिखा था। सर तो जो राजवन जी का क्वेश्चन है अभी कि इफेक्ट आएगा, सर इफेक्ट तो हम आज आपने बोला था कि ये जो वॉर लाइक सिचुएशन है, इसमें जो राजा योग्य लोग जो सुप्रीम होंगे, उनके जो माइंडसेट है या उनकी वजह से प्रॉब्लम आती वो है। क्यों, वो भी मैंने बृहद संहिता से ही बोला था, वो भी तो मैंने ये बृहद संहिता से ही बोला था। एग्जैक्ट वर्ड्स आपको बताता हूँ। संवत्सर के उसमें आपने बोला था ना, राजाओं में मतभेद। राजाओं में मतभेद, एग्जैक्ट लाइन अगर खुली हुई है तो मैं आपको बता देता हूँ ना। मतलब प्लानिटरी पोजीशन अगर बर्थ टाइम पे डेफिनेटली वो एक रिटर्न डेस्टिनी बना देता है, बट उसके बाद भी अगर सर ट्रांजिट है तो भी ह्यूमन लाइफ्स को तो इफेक्ट कर ही रहा है। ऑब्वियसली हम पे ही इम्पैक्ट आ रहा है, तभी ये सिचुएशंस आ रही हैं सर। मैं आपकी किसी भी बात को वो नहीं कर रहा, सिरे से खारिज नहीं कर रहा, लेकिन अभी ये देखो, मेरे लिए भी ना कुछ चीजें नहीं है। राइट। मेरे लिए भी कुछ चीजें नहीं है मेरे पास इसकी। मैं आपको कोई भी ऐसी चीज नहीं बोलूंगा कि मैंने कुछ खोज लिया है या कुछ कर लिया है। लेकिन एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, अब जो हो रहा है ना, पहले वाला तो फिर कई जगह हो रहा होगा, अब जो हो रहा है ये थोड़ा सा एक्सट्रीम। एक्सट्रीम। यार आपको भी तो समझ आना चाहिए। So this is the extreme stage of a transit of the planets through the Rohini constellation. One of the factors that I am trying to explain. One of the factors that I am trying to And sir, this is not the rarest of the rarest from I would say situation, because this has happened in past and this will keep reoccurring. हाँ, every situation will react. क्योंकि स्टेशनरी तो है नहीं, एवरीथिंग इज मूविंग एंड वो मूव करके दोबारा इंजंक्शंस Every को क्रॉस करेंगे। every situation will reoccur। और हर चीज, ये पेज नंबर 106, वो हम जुपिटर से ले रहे थे संवत्सर। उसकी भी कहानी मैं आपको बताऊंगा। पेज नंबर वो और 106। ये ओवरलैप हो गया एक तरह से, मतलब संवत्सर भी ओवरलैप हो गया, क्रांति साम्य भी ओवरलैप हो गया, और इस टाइम पे रोहिणी संकट भेदन भी ओवरलैप हो इस गया। आप समय ये नहीं, कहना चाह रहे अरे मैं आपको रोहिणी संकट भेदन का एग्जाम्पल दे रहा था, मैं ये नहीं कह रहा अभी हो रहा है। हैं? मेरा वही क्वेश्चन था कि क्या अभी इस टाइम पे ये हो रहा है? नहीं, रोहिणी संकट भेदन अभी पूरा नहीं हो रहा। इस साल होगा सर? चेक करके बताता हूँ आपको। अभी महीना कौन सा चल रहा है? मार्च का सर। मार्च का। पहले सूर्य ग्रहण आया था, फिर चंद्र ग्रहण आया ना। ये चंद्र ग्रहण कब था? मैं सबके क्वेश्चंस लूंगा, अपने हाथ खड़े रखो बस, एक चीज के बीच में हो। कल ही था सर कल था, ना सर? थर्ड मार्च। 3 मार्च 17 को सर सूर्य ग्रहण था। नहीं, अभी चंद्र पे फोकस। और 17 कुछ पे इसका अम्बरा बन रहा, ये टाइम था एग्जैक्ट चंद्र ग्रहण। मून और सन के बीच में मार्स मरकरी 2 प्लेनेट है, ये और राहु केतु। यस और नो? यस सर। और मून कौन सी राशि में है? पेज नंबर 96 खोल लो। सिंह राशि में। सिंह राशि में। ये मैंने आपको पेज नंबर लिख दिया है, ये क्या लिखा है 96 नंबर में लास्ट में। सिंह राशि में स्थित सूर्य चंद्र का ग्रहण हो तो वनवासी जातियां, गण अर्थात समूह या पार्टियां, दलों, प्रधान, दबंग लोग, राजा के समान जीवन यापन करने वाले लोगों व जंगलात का काम करने वाले लोगों को कष्ट होता है। ईरान का जो खमीनी साहब मरे हैं, वो क्या लीडर, एक तो वो ईरान के लीडर थे, प्लस वो शिया के भी लीडर थे ना, शिया कौम के। हाँ जी। जी सर, और दबंग भी थे सर। हाँ, और बुध की दृष्टि है इस ग्रहण हाँ जी। में, बुध की दृष्टि है। हाँ जी सर, है सर। बुध अब की पेज नंबर 103 में मैंने एक फोटो भेजी है, उसमें ग्रहण के समय ग्रहण सूर्य के समय चंद्रमा में सूर्य चंद्रमा पर पे बुध बुध की की दृष्टि। शहद, तेल व राजाओं की हानि होती है।
राजाओं में परस्पर द्वेष होता है और चीजें बाजार में कमी हो जाती सर मतलब है बिल्कुल है, मंगल की, है। मरकरी की, और ग्रहण तो है ही, सूर्य और मंगल। ठीक है, और मंगल की दृष्टि है, मरकरी की दृष्टि है, तो मंगल और मरकरी वाले पढ़ लो और बताओ हुआ ग्रहण के आसपास। अच्छा, इसमें 1 महीने का वो रखना वेरिएशन, हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। बिल्कुल हुआ, बिल्कुल हुआ। तो, तो जो हम संवत्सर का पढ़ रहे थे वो भी रौद्र, वो भी रौद्र था। और ग्रहण का रिजल्ट मैंने आपको अभी अभी बुक से ही निकाल के दिया है। और ये हम जो पढ़ रहे हैं ये एग्जैक्ट क्रांति साम्य का टाइम हाँ, पढ़ रहा है। बिल्कुल क्रांति साम्य का टाइम है अभी। तो ये कब तक चल रहा है? ये 1 मंथ का वो है फेज। ये अब ये कब तक चलेगा, ये ऐसे ऐसे मुझे नहीं पता कि ये युद्ध क्यों हुआ, ये मैं आपको बता रहा हूँ। और मैं मार्च क्यों कहता था 2022 में, इसकी वजह आपको बता रहा हूँ। नहीं तब तो क्वेश्चन ये है ना सर कि ये जो फेज है, जो ये सारे कब तक लैटिट्यूड चलेगा? सेम आ गए हैं, ये कितना टाइम लैटिट्यूड, स्पेंड? अरे आपको ये किसने कहा लैटिट्यूड सेम आ गए हैं? लैटिट्यूड मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैंने अभी आपको ये नहीं बताया लैटिट्यूड सेम आ गए हैं। अभी हमने सिर्फ लैटिट्यूड के बारे में पढ़ा है, अभी क्योंकि ये हमने मेरे सिर्फ पास बुक नहीं है ना, तो मैं इसको समझ नहीं पा रही हूँ कि इसका। अभी अभी देखो राजवन जी, हमने लैटिट्यूड क्या होता है हमने सिर्फ यही पढ़ा है, हमने इससे ज्यादा नहीं पढ़ा। ये युद्ध क्यों हुआ उसके पीछे की मैं अपनी रीजनिंग बता रहा हूँ। आप बृहद संहिता पेज नंबर कौन कौन से में क्या क्या लिखा है वो मैं रीजनिंग बता रहा हूँ। लैटिट्यूड का इसमें क्या इफेक्ट आएगा वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, वो मैं आपको बाद सर में कोई बताऊंगा। जस्ट लाइक अर्थ कोई भी प्लैनेट अपने लैटिट्यूड पे ही रोटेट करता है, लैटिट्यूड से उसकी लोकेशन जानी जाती और तो सर रोटेट भी तो लैटिट्यूड पे ही करेगा ना। है, वो ऑर्बिट पे रोटेट करता हाँ, ऑर्बिट में कर रहा है तो जा तो वो उसी पोजीशन में रहा है। है। तो तो वही तो मैं कह रहा हूँ। अर्थ से आप मैं आपको फोन करके बताऊं मैं गुड़गांव में हूँ, जब तक मैं आपको गुड़गांव में सेक्टर 32 31 ये सब नहीं बताऊंगा आप मुझे लोकेट कर पाओगे? नहीं, अग्री सर, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड से ही जो जो क्राफ्ट वगैरह और या नेवल होते हैं वो उसी पे ही वर्क करते हैं, उनका वही जीपीएस है टू वर्क। बिल्कुल बिल्कुल। बट माय क्वेश्चन इज सर, अगर ये प्लानिटरी पोजीशंस ही इफेक्ट कर रही हैं अबाउट द साइकोलॉजी ऑफ द पीपल, और रीजन है कि वो कौन कौन से लोगों को इफेक्ट करेगी, तो सर ये इस टाइम के बर्थ वाले बच्चों का भी टेम्परामेंट उसी हिसाब से फॉरएवर रखेंगी, इनकी माइंडसेट ऐसे ही रहेगा? इसका साइकोलॉजिकल आंसर मैं कुछ भी दे सकता हूँ, मेरे पास इसका टेक्स्ट प्रूफ नहीं है, मेरे पास इसका टेक्स्ट प्रूफ नहीं है। नहीं है। जिस दिन टेक्स्ट प्रूफ आ गया तो मैं चीख के ही बोलूंगा। राइट, तो अभी जो भी लिखा हुआ है हमारे पास वो उसका एविडेंस है कि ये सिचुएशंस अगर आती हैं तो पीपल इन दिस पोजीशन, और कमोडिटी भी लिखी हुई है सर कुछ, जैसे उनके भी प्राइजेस शफल या फिर उनकी स्कैसिटी बढ़ जाएगी। वही मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने आपको क्या बोला था, ये इतना गहरा समुंदर है कि तैरते तैरते थक जाओगे, समुंदर नाप नहीं पाओ। और ये तो सबसे ऑथेंटिक बुक है ना बृहद संहिता, जी सर। 2 वॉल्यूम्स है। जी सर। मैंने अपने मेंटर से ये बोला था, सर इंडिया पाकिस्तान में मैच कौन जीतेगा, कहता ये तो खुद देख, बृहद संहिता से तेरे को क्लू मिलेगा। वो तो मिला नहीं, लेकिन ये मिल गया कि ईरान का खैमेनी क्यों मरा, वॉर क्यों हुई। सर ईरान में ही क्यों हुआ? क्योंकि नक्षत्र ईरान की तरफ डायरेक्शन दे रहा था। ये भाई कूर्मा चक्र से पता चलता है, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जिससे पता चलता है। ईरान में क्यों हुआ अभी इसका मेरे पास एग्जैक्ट आंसर नहीं, लेकिन क्या मैं एग्जैक्ट आंसर निकाल लूंगा, इसका आंसर मेरे पास एग्जैक्ट निकाल लूंगा। हाँ जी। बस सर इसमें ग्रहण का मुझे मतलब क्वेश्चन समझ, ग्रहण कैसे लगता है ये समझ में नहीं आया मुझे सर। हाँ, ग्रहण कैसे लगता है? मून और सन 180 डिग्री पे हो। वो तो हर पूर्णिमा में होते हैं। तो ग्रहण का क्या कंसेप्ट हुआ? और अगर हर साल फिर तो ग्रहण लगना ही है। हाँ, ग्रहण लेकिन तो हर साल ये दृष्टि नहीं पड़ेगी ना, ग्रहण तो लगना ही है। ग्रहण ये तो ग्रहण लगता इसमें, ये ग्रहण तभी लगता है जब लैटिट्यूड ऑफ सन एंड लैटिट्यूड ऑफ मून। चंद्र ग्रहण होता क्या है, चल ये बता मेरे को आज। तो वही तो समझ नहीं है, बोलते हैं ग्रहण है, ग्रहण ग्रहण अब होता क्या? बोलते हैं लेकिन होता क्या है? सन और जब अर्थ के बीच में सन और मून के बीच में केतु आ जाता है या केतु इंटरसेक्ट करता है, तो जब लूनर जब एक्लिप्स होता है। अर्थ की रिफ्लेक्शन मून के ऊपर पड़ती है, सन हमारे पीछे अर्थ है। की रिफ्लेक्शन मून के ऊपर क्यों पड़ेगी? दैट इज लूनर एक्लिप्स। और सोलर एक्लिप्स होता है जब सन और अर्थ के बीच में से मून आ जाता है। मून पास होता है, और वो दैट इज अमावस्या टाइम। सोलर एक्लिप्स हमेशा अमावस्या में होगा।
और लूनर एक्लिप्स हमेशा फुल मून में होगा। पूर्णिमा में। पूर्णिमा। सोलर एक्लिप्स में और लूनर एक्लिप्स में क्या क्या फर्क होता है, इसमें तीन चीजें आपको पता करनी जरूरी है। अम्बरा, पिनम्बरा। अम्बरा बोलते हैं शैडो ऑफ अर्थ को। अम्बरा किसको बोलते हैं? शेडो ऑफ अर्थ। शैडो ऑफ अर्थ मून पे कब पड़ेगी और क्यों पड़ेगी? जब अमावस्या होगी। जब अर्थ किसके बीच में होगी? सन और अर्थ सन और मून के बीच सन में होगी सर। बीच में होगी। और इसके लिए एग्जैक्ट शैडो पड़ने के लिए उसका क्या देखना है? लैटिट्यूड। वो एक ही लाइन में होनी चाहिए। वो लाइन, वो जो लाइन है वही लैटिट्यूड है जो 12 पूर्णिमा में से सिर्फ एक पूर्णिमा में ग्रहण लाता है। तो लैटिट्यूड की इंपॉर्टेंस समझ में आ रही है? जी सर। 12 पूर्णिमा निकल गई और एक ही में ग्रहण है, तो इसका मतलब क्या है? उस ग्रहण वाली पूर्णिमा में सन, मून और अर्थ का लैटिट्यूड ऑलमोस्ट एक लाइन पे था, जिसकी वजह से उसकी शैडो पड़ी। उस शैडो को अम्बरा बोलते हैं। सर फिर ग्रहण कभी अमावस के टाइम नहीं हो सकता ऐसी वो पूर्णिमा? सूर्य ग्रहण होगा ना, हाँ। वो सूर्य ग्रहण होगा। बात को समझ, आज हम कोई चीज स्टार्ट कर रहे हैं और तू वो क्वेश्चन पूछ रहा है जो 12 क्लासेस के बाद पूछने चाहिए। लैटिट्यूड मुझे अभी समझ आया, मैंने अभी समझ 1 घंटे पहले मुझे समझ आया, 1 घंटे बाद मैं डिलीवर कर रहा हूँ। ये कोई पंचांग थोड़ी है, आंखें बंद करके भी पूछ ले मुझसे। तो मेरे को तो सर देखो, अनुज आवाज नहीं आई, मिस हो गई। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। ऐसे सर को बोलिए। ये नया चैप्टर लॉन्च करेंगे, इसका नाम होगा सेलेस्टियल प्लेबुक। सेलेस्टियल बॉडीज, अम्बरा, पिनम्बरा, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, डेक्लिनेशन, थेरोस, मतलब कितनी चीजें हैं जो एक, जब सर एफएमआरईज बनाते हैं ना, ये वाली एफएमआरईज, तो वो कितना कुछ इस्तेमाल करके एफएमआरईज बनाते हैं। इस एफएमआरईज को समझने में मेरे को 10 साल लग गए, क्योंकि पहले तो मुझे मुंडेन के बारे में नॉलेज ही नहीं होती थी। अब मून का डेक्लिनेशन, मून का लैटिट्यूड, मार्स का डेक्लिनेशन, मार्स का लैटिट्यूड, दुनिया भर की चीजें, ये सब चीजों की एग्जैक्ट कैलकुलेशन कैसे निकलती है और उसका वजह क्या है और उसका बेसिस क्या है और उसका प्रिडिक्टिव मैटर क्या है, ये सब मैं स्टार्ट कर रहा हूं। ये सब मैं स्टार्ट कर। राजवन जी, अपना क्वेश्चन पूछिए। सर तो मेरा क्वेश्चन यही था कि डेक्लिनेशन का एक्चुअल इफेक्ट क्या होता है? मैम, अभी आपको ये पता चल गया हर पूर्णिमा में ग्रहण क्यों नहीं होता? हाँ ये तो पता ही था, लैटिट्यूड सेम हो गया, ठीक है, ये इसीलिए तो हर पूर्णिमा में नहीं हो रहा। ये अब डेक्लिनेशन का इफेक्ट होता है एग्जैक्ट लोकेशन निकल। अब आप Of- पूछ रहे था ना कि ईरान में ही क्यों हुआ, हाँ राइट। ईरान में ही क्यों हुआ, इसका अभी मैं आंसर नहीं दे रहा, लेकिन डेक्लिनेशन का इफेक्ट यहीं से निकलेगा। तो जब हम इंडिविजुअल कुंडली निकालते हैं उसमें इसका अभी आप सुनो मेरी, इसका इंडिविजुअल कुंडली में कितना इम्पैक्ट होगा इसके बारे में मैं अभी कोई वर्ड्स नहीं कह रहा, और इसको अभी समझना पड़ेगा, इसको अभी समझते हैं, ठीक समझना है। पड़ेगा। अभी इसको समझ रहे हैं, इसको मैं खुद नर्सरी स्टेज में हूं, अब ये मान के चलो। तो है तो ये हमारे कोर्स का पार्ट ही ना, आप न्यू क्यों बोल रहे हो? क्योंकि ये तो इसके बिना तो कोर्स इनकम्प्लीट हो गया ना एक तरह से। हाँ ये कोर्स का एडवांस पार्ट हो गया, ये कह सकते हो। इसको मैं न्यू इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि पराशर और शास्त्र के 102 चैप्टर्स में ये पार्ट नहीं लिखा हुआ ना। फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव आई एम सेइंग कि ये तो कोर्स जो है उसका पार्ट होना चाहिए, ये तो इट शुड नॉट ये बी अ सेकंड कोर्स लॉन्च्ड। ये एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है, अच्छा वी आर लर्निंग एस्ट्रोलॉजी ओनली ना। ये एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है। जो आपको मैंने कोर्स जो करा रहा हूं, उस कोर्स का नाम है पराशर एंड जेमिनी। वो कोर्स का नाम है, तो ये जेमिनी सूत्रम से ही तो ले रहे हो? ये जेमिनी सूत्रम से नहीं ले रहा ना मैम, ये मैं ले रहा हूं हाउ टू मेक एफएमआरईज। ये मैं कहां से ले रहा हूं? ओके। और बृहद संहिता, और बृहद संहिता। बृहद संहिता इज ओनली बुक ऑफ द मुंडेन एस्ट्रोलॉजी।
इज द ओनली बुक ऑफ द मुंडेन एस्ट्रोलॉजी। जो पराशर और जैमिनी की बुक में लिखा है, जिन बुक्स का नाम है होरा शास्त्र और जैमिनी सूत्रम, वो तो आपका जो सैटरडे वाला चल रहा है वो तो चल ही रहा है। ठीक है सर। यस सर। हाँ, आप ये कह रहे हो कि ये उस कोर्स का पार्ट है, तो ये उस कोर्स का पार्ट नहीं है, ये कुछ हम नया कर रहे हैं। इसको एस्ट्रोलॉजी के 3 पार्ट है राजवन जी। एक बोलते हैं होरा शास्त्र, एक को बोलते हैं होरा और फिर शास्त्र। शास्त्र। होरा शास्त्र, होरा शास्त्र मतलब एक इंसान की एस्ट्रोलॉजी करना। जैसे मेरी कुंडली खोली या आपकी कुंडली खोली, इनकी कुंडली, इनकी जिंदगी में क्या होगा, उसको क्या बोलते हैं? होरा शास्त्र। एक होता है संहिता शास्त्र। संहिता शास्त्र मतलब ईरान में अटैक होगा, इंडिया में क्या कॉन्सिक्वेंसेज आएंगे, अर्थक्वेक, ये सब चीजें संहिता शास्त्र में होती है, जिसको बोलते हैं मुंडेन एस्ट्रोलॉजी। और एक होता है गणित, और एक होता है गणित। दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ गणित गणित। गणित। एक्चुअली द पार्ट ऑफ एस्ट्रोनॉमी। इसको एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, गणित, ये सब मर्ज्ड है, सब मर्ज्ड है। मर्ज्ड। लेकिन दिक्कत क्या है कि गणित कोई करना नहीं चाहता। जो प्रिडिक्टिव करते हैं वो गणित करना नहीं चाहता। आप ही लोग मुझसे पूछते हो ना गुलिक की कैलकुलेशन बताओ, जी सर। पूछते हो ना, मैंने बताई है आपको गुलिक की कैलकुलेशन? नहीं। निकालने में 6 घंटे लग जाते, मैन्युअली निकालने बैठूंगा ना तो 2-4 घंटे लग जाएंगे। आई बात समझ में? जी सर। गुलिक की कैलकुलेशन मेरे पास लिखी हुई है कि कैसे गुलिक को कैलकुलेट किया जाता। क्या मैंने वो आपको पढ़ाया अभी तक? मेरे 3 बैचेस में मैंने हमेशा ये बोला है, गुलिक यार देख लेना ना, कुंडली में तो नजर आ ही जाता है। अब सॉफ्टवेयर में गलत दिखाने लग गए हैं गुलिक। यस नो? हर कुंडली में हाँ लगन भी अलग अलग हो जाता है, तो लगन भी अलग अलग हो जाता है। डिग्रीज में फर्क आ रहा है। हाँ हाँ, डिग्रीज में फर्क आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो मैं खुद पहले एस्ट्रोसेज में खोलता हूँ, फिर पराशर लाइट में खोलता हूँ, इसमें खोलता हूँ, मैं अपनी गट फीलिंग से लगन निकालता हूँ। बाकी मेरे पास एफएमआरईज का सपोर्ट है अगर मेरे को बहुत डीपली देखनी होती है तो। लेकिन ओके सर, क्यों थैंक अलग यू। आ रहा है? क्यों अलग आ रहा है? क्वेश्चन ये नहीं अलग आ रहा है, क्वेश्चन ये है कि क्यों अलग आ रहा है। उसके पीछे की गणित क्या है, उसके पीछे की आइडियोलॉजी क्या है ऋषि की? मनीष यादव जी। सर जो आज का टॉपिक आपने लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड एंड डिक्लिनेशन, जो ये जो उसमें मैंने माइन्यूट कैलकुलेशन, हाँ, उसमें मैंने सबसे ज्यादा लैटिट्यूड को अंडरलाइन किया। जी, हाँ। तो ये जो आपने कैलकुलेशन, माइन्यूट कैलकुलेशन बताई है, ये समझ में आती है। जैसे हम जब कभी भी मुंडेन एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं या किसी का इंडिविजुअल बर्थ चार्ट देखते हैं, ये दोनों डिफरेंट ही रखना चाहिए और डिफरेंट ही कैटेगरी है। बट जब हम इन दोनों को स्टडी करते हैं विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर, तो हम सेम क्रोनोलॉजी यूज करते हैं, सेम एप्लीकेशन यूज करते हैं, राइट सर? जब हम मुंडेन एस्ट्रोलॉजी यूजिंग दिस सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, तो उस केस में एक जनरल स्टेटमेंट जब ये आती है कि XYZ प्लैनेट्स हैं जो कि राहु केतु के एक्सिस में है। मैं बेसिकली जो कॉन्सेप्ट हमने आज पढ़ा है, मैं उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन थोड़ा समझना चाह रहा हूँ, सो दैट जस्ट टू क्लियर माय डाउट्स। एक मिनट मैं बोलता हूँ, एक मिनट प्लीज जी। XYZ जो प्लैनेट्स हैं, राहुल कह रहा हूँ, राहु केतु के एक्सिस में। प्रॉब्लम क्या है, ये जो एक्सिस वर्ड है ना, ये शास्त्र में उन्होंने ये मेंशन किया है कि हर प्लेनेट का राहु केतु अलग है। हाँ बिल्कुल। और इसको जो इंटरप्रेट किया है, बेवकूफों ने जो इसको इंटरप्रेट किया है, वो ये किया कि यही राहु केतु के एक्सिस में चेक कर रहे हैं हम। एग्जैक्टली मेरा यही डाउट है कि जब हम इफेक्ट्स बेसिस ऑन द हिस्टोरिकल डेटा वी हैव, जो भी हमारे पास है, उसके बेसिस पे जब हम ये कहते हैं कि कोई भी XYZ प्लैनेट जो है वो राहु केतु के एक्सिस में है, तो उनके जो इफेक्ट्स आ रहे हैं, यानी कि हमने कोई हिस्टोरिकल डेटा में देखा, शास्त्र जो चीज कहना चाह रहा था, वो कहना चाह रहा था कि मंगल का अपना राहु केतु का एक्सिस है, जो मंगल और सन के जो एक्सिस है, जो उनको क्रॉस कर रहा है ना, मंगल का अपना राहु केतु है। लेकिन राइट, जो हमने समझा, मेरे जैसे एस्ट्रोलॉजर्स ने जो समझा, वो समझा कि मंगल अगर राहु केतु के एक्सिस में है तो खराब है। वो ये नहीं समझ पाया कि मंगल के अपने राहु केतु हैं।
दैट्स करेक्ट सर, बट मैं सिर्फ ये अंडरस्टैंड करना चाह रहा हूँ कि जब हम ये स्टेटमेंट कह रहे हैं और जब हम उसके इफेक्ट्स प्रैक्टिकली ऑब्जर्व कर रहे हैं, यू नो, इन रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस, जैसे अब मान लीजिए अब एक वॉर सिचुएशन क्रिएट हुई है, हाँ जी, इस समय के जो प्लैनेट्स हैं वो राहु केतु के एक्सिस में है। अब हम अगर लैटिट्यूड का जो कॉन्सेप्ट है अगर वो हम इस समय 1 मिनट के लिए कैलकुलेट करने लगे तो हाँ क्या जी। वो सेम लैटिट्यूड में होंगे इस टाइम पे? मैं लैटिट्यूड पढ़ा रहा हूँ, लेकिन ये मैं वॉर के कंटेक्स्ट में नहीं पढ़ा रहा, क्योंकि अभी मैंने वॉर के कंटेक्स्ट में इसको लगाया ही नहीं है। अभी जो मैंने हाँ वॉर देन का कंटेक्स्ट बताया है वो ग्रहण का कंटेक्स्ट बताया है, जो मैंने आपको पेज नंबर भी शेयर किया। ठीक है, लैटिट्यूड मैं राइट, इसलिए पढ़ा रहा हूँ, लैटिट्यूड मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आगे बहुत काम आए। या राइट सर, बट मैं सिर्फ ये समझना चाह रहा था कि जब हम हिस्ट्री में कोई राहु केतु एक्सिस में कोई ना कोई प्लैनेट्स जो है वो आए होंगे, मान यार लीजिए 1 मिनट आप के लिए, आप बात और को समझो, आज बात को सबसे जो बुरे साल रहे हैं उनकी आपको लिस्ट निकाल देता हूँ। जैसे इंदिरा गांधी की हम्म, एसिसिनेशन हुई, ठीक है, और जो भी बुरे साल रहे हैं इंडिया के लिए, वर्ल्ड के लिए, ठीक है, हम्म, आप उस टाइम की प्लेनेटरी पोजीशन को देख के उसको जस्टिफाई करना चाहते हो ना? हाँ, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि हाँ, जस्ट टू हो सकता है अंडरस्टैंड। हाँ, हाँ, हो सकता जस्ट है टू, कि वो लैटिट्यूड, हाँ, वो सेम लैटिट्यूड में ना हो, लेकिन उसने वो इफेक्ट दिया है उस टाइम पे। जस्ट टू अंडरस्टैंड। तो उसकी आप बात को समझो। राजयोग सिर्फ D1 चार्ट से नहीं, D9 चार्ट से भी आ जाता हम्म, है। मानते हो ना ये बात? राइट और राइट, अच्छी खासी कुंडली की बैंड बज जाती है, चाहे उसमें रवि योग हो, चाहे उसमें सर्वार सिद्धि योग हो, चाहे उसमें लगन रेट्रोग्रेड हो, चाहे उसमें दुनिया भर के प्लेनेट उच्च में बैठे हो, अगर वो क्रांति साम्य में पैदा हो जाता है राइट, तो वो जो कांड का जो डिसाइडिंग पॉइंट है, जो कांड का डिसाइडिंग पॉइंट है वो क्या है? मैं अपने सर से बोलता था, आपने मुझे कहा कि इसको पढ़ा ले एस्ट्रोलॉजी को, आपका डिसाइडिंग पॉइंट क्या है कि तू एस्ट्रोलॉजी पढ़ा रहे? तो वो बोलते थे तेरे आत्म कारक से पंचम में बुध बैठा है कारकांसा चार्ट में। हाँ हमने पढ़ा, ये हमने ये आपने रेफरेंस पढ़ा देखा ना? था, हाँ। राइट। तो जब तेरी बुध की दशा आएगी तो हो सकता है तू बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर इन टर्म्स ऑफ टीचिंग बन जाए, तू कोई रिसर्च पेपर लिख दे, कोई तू वो कर दे। तो 2017 बुढ़ा पागल हो गया, मेरे से पढ़ेगा कौन? दिमाग में आया था मेरे, मैं राइट रियलिटी राइट बता रहा हूँ, राइट मेरे दिमाग में आया था, मेरे से पढ़ेगा कौन? बुढ़ा पागल हो गया। लेकिन आज मैं लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड लेके बैठा हूँ दोपहर को 3 बजे से। ये क्लास एकदम से मारी है ना मैंने आपको, जी सर। ये मैंने एक्साइटमेंट में मारी है कि ये पढ़ा दूंगा तो कहीं कुछ घुसा रहेगा अंदर। सर, so is it necessary, So you know, the planets to be in the problem same, is that that don't 0 conclude degree latitude? don't हम्म, conclude, understand. हम्म। Problem is that you are trying to conclude. बस मैं, हाँ, उसकी प्रॉब्लम ना इज दैट यू आर ट्राइंग टू कंक्लूड। मैं बता रहा हूं हमें सारे प्लैनेट्स के राहु केतु ही नहीं पता अभी तक। मैंने मार्स का सिर्फ यही तो बताया वो कितना वेरी कर सकता है, ये राहु केतु थोड़ी बताया आपको अभी। हम्म, तो 14 राहु केतु का मतलब मैं समझ गया आज। हाँ भाई अग्रवाल, अनुज अग्रवाल। सर मेरा थोड़ा सवाल जो है दो मतलब मुंडेन और इसको पंच करके हाँ हाँ, पूछ ले, इंडिविजुअल। पूछ लो तो कुछ भी सकते हो। आपने बोला था जब हम काराकांक्षा कर रहे थे कि कोई भी प्लैनेट एक ही डिग्री पे नहीं हो सकते, 000 मिनट्स का डिफरेंस आएगा या सेकंड्स का डिफरेंस आएगा। वो एक ही डिग्री पे हो गए। मेरा ये सवाल था उस टाइम पे कि हम फिर आत्मकारक या कल को अगर मतलब एक ही डिग्री पे हो गए तो आत्मकारक या अमात्य कारक किसे पकड़ेंगे अगर हाईएस्ट डिग्री पे दोनों ही अगर हो गए? हाईएस्ट डिग्री में तू जितना मर्जी आगे ले जा, कोई तो थोड़ा सा आगे होगा, थोड़ा सा। वही वही वहीं पे 6 फुट 2 इंच और 6 फुट 2 इंच 1 मिलीमीटर में कौन सा बड़ा है? जो 1 मिलीमीटर ज्यादा बड़ा है वही बड़ा बस। है। हाँ, तो 1 मिलीमीटर निकालना सिखाया हुआ है ना? नहीं सिखाया हुआ तो सॉफ्टवेयर में डालना, एक लिखा हुआ आ जाएगा। यहाँ पे आपने ये सवाल पूछा, बताया था ना कि एक ही में हो सकते हैं, इसलिए मैंने पूछा। मैंने क्या बोला? एक ही डिग्री में होंगे ना। मैं कह रहा हूँ 6 फुट 2 इंच और 6 फुट 2 इंच, शकल में डिफरेंस नहीं लग रहा। एक्चुअल एमआरआई मशीन में जब सर को हाथ मारा हुआ तो एक में आ गया 6 फुट 2 इंच 1 मिलीमीटर, तो 1 मिलीमीटर उससे आगे निकल गया ना, बस बात खत्म। वो 1 मिलीमीटर निकालना है। लेकिन ये हर कुंडली के केस में होगा क्या? नहीं, रेयर टू रेयर। रेयर टू रेयर तब आज ही हो, मैं जिंदा ही होऊंगा उस टाइम। सर ये जो ग्रहण का आपने बताया था, इसका सर इफेक्ट ग्रहण का आने में कितना टाइम लगता है?
भाई मेरा जो इसमें ऐसा तो लिखा नहीं है कि ग्रहण के दिन ही इफेक्ट आएगा। हम्म जब मैं पहले 24,300 निफ्टी कह रहा था तो मैंने पहले बोला 17 से 23 के बीच में आएगा, हम्म यही बोला था ना। हाँ जी सर। बीच में गिरा, 26,000 से 25,500 हुआ, 25,300 हुआ, फिर उठ गया, फिर हुआ, फिर 23 तारीख को पता नहीं मुझे कौन सा भूत सवार हुआ, मैंने डाल दिया गिरेगा, 5 मार्च से पहले गिरेगा, क्योंकि क्या था, दूसरा ग्रहण। हम्म अब मुझे ये था कि ग्रहण प्लस माइनस 1 महीने के अंदर इसका इफेक्ट आ जाए, और ट्रम्प भाई साहब भी अपनी पूरी नेवल पावर लेके पहुंच गए ना। हम्म जो ग्रहण में जो संहिता में लिखा है वो ठीक है, वो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, ट्रम्प भी तो अपनी पूरी पावर लेके पहुंच गया वहां पे, हम्म। तो मैं वेट ही कर रहा था ये कब हो। अच्छा, और सर वेट हाँ वेट इसलिए कर रहा था क्योंकि प्रिडिक्शन दी हुई थी, किसी की मरने की वेट नहीं कर रहा था। सर। सर दूसरा क्वेश्चन ये है, इसमें सर बुक में आपने जो 96 पे दिखाया था, पेज 106 पे, इसमें सर जैसे वो दिखा है कि ग्रहण के समय जिस ग्रह की दृष्टि है उसके हिसाब से फल बताया। हम्म सर अगर जिस मान लो सर, मतलब सर 2-3 ग्रह साथ में बैठे थे तो वो दृष्टि में काउंट करें उसको या ना करें सर? तू एक बार काउंट करके देख, एक बार अच्छा। काउंट करके देख ले, देख समझ बात को। तुम मेरे से सवाल पूछते हो, मैं सर से सवाल पूछते हो, लेकिन जिसने बुक लिखी है वो हमारे पास है नहीं ना, वरामीर। हाँ सर सर। लेकिन दृष्टि इज इक्वल टू ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी, दृष्टि इज इक्वल टू ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी। तू मेरे से 2,000 किलोमीटर दूर है मान ले, और मैं जूम कॉल में तेरे से बात कर रहा हूँ, हम्म कि मैं अपनी वाइफ से बात कर रहा हूँ, घर में बैठ के भी मैं तेरे से बात कर रहा हूँ ना। तो ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी किसके साथ हो रही है? तुम 8-10 लोगों के साथ हो रही है, हाँ सर। समझ रहे हो ना। तो हम्म। वो एक दूसरे की राशि में बैठे हो, एक दूसरे को दृष्टि दे रहे हो, इकट्ठे बैठे हो, वो सब एक ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी है। एनर्जी है, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। ओके सर, और सर ये जो अभी आपने बताया कोर्स ये वाला, हम्म इसमें सर मैनुअली कंप्यूट करना सिखाएंगे सर, भाई कैलकुलेशंस? भाई समझ बात को, अभी ये कोर्स लॉन्च तो हो नहीं रहा, हाँ सर। ये तो मैं सूप पिला रहा हूँ, हम्म ये तो मैं सूप पिला रहा हूँ। अगर ये मैंने कोर्स लॉन्च कर दिया तो मैं, क्या होगा, तो अगर मैंने ये कोर्स लॉन्च कर दिया तो मेरे को क्या सवाल आएंगे, मैं समझा पा रहा हूँ नहीं समझा पा रहा, वो बंदूक लेके मेरे ऊपर कोई चढ़ तो नहीं जाएगा, ये सब मैं टेस्ट कर रहा हूँ तुम्हारे साथ। ओके सर। मेरा क्या, मैं पूरा कोर्स लॉन्च पूरा समझा दूंगा, पराशर और साथ के जो 100 चैप्टर है, जो मैं पहले भी समझा चुका हूँ, अरूढ़ लगन और ये घटी लगन विघटी लगन, ये तो मुझे आता ही है, और चैप्टर क्लोज कर दूंगा। 0.01% बनना है, 1% में तो ले ही आऊंगा, उसके लिए तो मुझे टेंशन है नहीं ठीक है सर। यार। ऐसा तो है नहीं ना पहली बार एस्ट्रोलॉजी की किताब खोली है तुम लोगों ने, कभी ना कभी कोई इंटरेस्ट होगा तभी तो यहाँ पे बैठे हो। सर मेरा एक सवाल छूट गया था सर। हम्म सर आपने वो डायरेक्शन दी थी पूर्वा चक्र की, उसमें मैंने क्लास में ग्रुप में भेजा उसकी फोटो। हाँ उसमें ईरान के अटैक होने का कारण था वो डायरेक्शन पूर्व फाल्गुनी में हुआ है, मून का ग्रहण भाई, भाई पूर्व मून का ग्रहण पूर्व फाल्गुनी में हुआ है। सन डायरेक्शन का, दिख रहा है, ईरान की तरफ दिखा रहा है इसीलिए। हाँ सन का ग्रहण धनिष्ठा में हुआ है। अब हम्म, ग्रहण के टाइम सन का नक्षत्र लेना है, मून का नक्षत्र लेना है, ये मेरे को कहीं मिला नहीं, तो मैं दोनों के ही ले लेता हूँ। अभी अभी क्या है, इसका जो मास्टर है वो एम एन केदार, डॉक्टर सुरेश चंद्र मिश्रा थे। हम्म, एम एन केदार और डॉक्टर सुरेश चंद्र मिश्रा सर भी अब ये टॉपिक नहीं पढ़ा रहे, और एम एन केदार जी तो इस दुनिया में ही नहीं है, और जो उसके बाद नई पीढ़ी आई है उन्होंने इस पे रिसर्च ही नहीं की, वो कहें कौन मत्था मारे, उनको तो फीसें मिल ही रही है ना। पूरा आईकास, इंडियन काउंसिल ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेस, पूरा भारतीय विद्या भवन, फैकल्टी मेरे से डाउट पूछने आती है, और उसकी फैकल्टी ज्यादा पैसे कमा रही है कि मैं ज्यादा पैसे कमा रहा हूँ। फैकल्टी। लेकिन जो मैं लॉन्गिट्यूड कैलकुलेट करने की बात कर रहा हूँ, उसमें कोई मदद करने को कोई टैक्स है, ऐसा नहीं है, नहीं है। ये 300 रुपए की किताब में सब कुछ लिखा हुआ है, डिकोड करना है, बस डिकोड करना है, समझाना है, बैक टेस्टिंग करनी है। लॉन्ग लैटिट्यूड को सर बोलते हैं, ये मुझे सब ही 2021 में पता चला था, जब मैं 5 साल एस्ट्रोलॉजी कर चुका था, तब तक 6 साल एस्ट्रोलॉजी
कर चुका था। तो किसी को पंचांग ही नहीं आता था, तो मैं पंचांग में अपने आप को परफेक्ट बनाने की कोशिश इसलिए, क्योंकि पंचांग मेरे को थोड़ा सा अपर एज दे देता था। फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी तो पागल ही कर देगी ना लोगों को। आपको एक फोटो भेज रहा हूँ। पहले तो मुझे थोड़ी सी हुई जेलेसी, फिर मेरे को प्राउड फील हुआ। मेरा नहीं है, मेरे स्टूडेंट का। विद इन 17 डेज ये फोटो ना आई होती तो ये भी पढ़ता भी ना। मोक्ष तो अपना बता ही नहीं रहा। मोक्ष गायब हो गया सर। ये सर सवाल कोई अंदाजा है वॉर का, क्या सीन है, कब तक है, क्या कुछ अंदाजा है? अंदाजा है? रिकॉर्डिंग बंद करके बात करें। नहीं, रिकॉर्डिंग ऑन करके बता रहा हूँ। 2026 पूरा ही खराब। सर ने पहले किया हुआ है ना, अक्टूबर की प्लान दिया हुआ है सर ने, मैंने 5 अक्टूबर 2026 पूरा ही खराब है। बीच बीच में अब इनके ड्रोन खत्म होंगे, मिसाइल खत्म होंगी, तो क्या कहते हैं, थोड़ा टाइम शांति मिल जाएगी। लेकिन फिर क्या होगा, मैं ये भी बता देता हूँ कि एक्चुअल बॉम्बिंग शुरू हो जाएगी। और जो रेडिकल्स हैं नहीं। अब यार एक बात बताओ, पूरी 4 बसें निकली हैं जिसमें छोटी बच्चियों की लाश थी। एक बच्ची का बाप बम लेके अमेरिका नहीं पहुंच सकता। तो वो न्यूक्लियर की तरफ जाएगा? आप न्यूक्लियर होना भी तो चाहिए। न्यूक्लियर है कहाँ ईरान? ईरान के पास नहीं है, वही तो थोड़ा हुआ है। लड़ाई क्यों है? ईरान को न्यूक्लियर मिल गया तो दिक्कत आ जाएगी। लड़ाई है ही इसलिए। अब 160 बच्चियों की लाशों की मैं वीडियो देख रहा हूं। अब किसी की तो बच्ची होगी ना वो। मैं कह रहा हूं 160 बच्चे मरे, किसी का एक बाप, किसी का एक भाई, किसी की माँ, क्या वो बम का वो जैकेट पहन के अमेरिका में कूदने को तैयार हो जाएगी? एक, बस, ज्यादा की बात नहीं कर। बिल्कुल सर। अभी इमीडिएट टेंस है सिचुएशन या अभी होगा? और 15 तारीख के आसपास थोड़ा सा हल्का हो जाएगा, फिर इमीडिएट आएगी एक और बार। सर मुझे घर जाना है। पहुंच जाओ। सर अभी तो कोई फर्दर नोटिस आया नहीं है मेरे पास। मेरा एक दोस्त भी दुबई से इंडिया आया हुआ है। सर बट एयर ट्रैवल सेफ रहेगा? लाइक जैसे हाँ, कोई दिक्कत। पता नहीं सर, मेरा क्या दिमाग में है। मैंने कतर किया और अरे देखो, मैं आपको बड़े सिंपल सी बात बता, एक आदमी पूरी फैमिली लेके दुबई चला गया कि इंडिया सेफ नहीं है। अब वो पूरी फैमिली लेके वापस इंडिया आ रहा है कि दुबई सेफ नहीं है। बहुत चले गए थे सर ये सोच के, मैं बहुत सेलिब्रिटीज। वही तो मैं कह रहा हूँ। सेफ्टी डजंट लाइज इन द फ्रेमवर्क यू आर सीइंग, सेफ्टी लाइज इन द कूर्मा चक्र। कारक मारक भी तो होते हैं। अगर भगवान तेरे को बचाने के लिए आ जाएगा तो तेरे को ये बम भी नहीं मार पाएगा, टेंशन ना ले। उसी को थैंक यू कारक मारक अनुज, कहते हैं। थैंक यू फॉर द रिमाइंडर। मेरा मून की दशा चल रही है, महादशा। वही बता रहा था मैं आपको। तो देखो, ये क्या है, ये एस्ट्रोलॉजी इतना बड़ा समुंदर है, हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन अगस्त ऋषि समुंदर पी गए। और जब डेक्लिनेशन की बात आएगी ना, तो एक स्टार है क्या बोलते हैं, कैनोपस। व्हेन कैनोपस राइजेस द पर्सन, द एरिया इन विच कैनोपस, अगस्त तारा राइज होता है, वहां पे उस टाइम कोई पैदा होता है तो उसको एक राजयोग मिलता है। ये शास्त्र की वर्डिंग है सारा। अब अगस्त राइज कब हो रहा है, सेट कब हो रहा है, ये कौन निकाल के देगा? सर ये तो साउथ में राइज होता है ना सर, कैनोपस? क्यों नॉर्थ में क्यों नहीं होता? हर एरिया में कैनोपस राइज होता है, लेकिन वो डेट्स कौन निकाल के देगा? वो डेट्स यहाँ पे है, वो डेट्स यहाँ पे है। किस एरिया में अगस्त तारा कहाँ पे राइज हुआ? वो आपका साउथ श्रीलंका का नॉर्थ हो गया ना। हो तो हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही, लेकिन सदर्न इंडिया में हो। राइट सर, इक्वेटर से ऊपर तो नर्दर्न नहीं हो गया। चलो, कल क्रांति साम्य। जय श्री राम।